इनफैक्ट ये सवाल था ऑलरेडी मेरे मन में कि कई बार होता है, कई कपल मानते हैं कि उनकी संपत्ति अपने आप जो है रिमेनिंग पार्टनर जो है, जो जीवित है, उनको मिल जाएगी। क्या लोगों की ये धारणा सही है? क्या ऐसा होता है, फिर इसमें किसी तरीके का रिस्क है? तो इंडिया में अगर आपकी डेथ बिना विल बनाए हो जाए तो आपकी संपत्ति सक्सेशन लॉज के अनुसार बढ़ती है। और ये सक्सेशन लॉज इस बात पे डिपेंड करते हैं आपका रिलीजन क्या। अगर आप हिंदू हैं तो ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अनुसार बटेंगे। अगर आप मुस्लिम हैं तो ये मुस्लिम सक्सेशन एक्ट 1937 के हिसाब से बटेगी, जो बेसिकली शरीयत में से लिया गया। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो ये इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के अनुसार बटेगी। और बाई चांस आप गोवा में रहते हैं तो ये किसी इंडियन एक्ट के हिसाब से नहीं बटेगी, ये पोर्चुगीज फैमिली एक्ट जिसको हमने कोडिफाई किया है गोवन सिविल कोड में, उसके अनुसार बटेगी। अब इनमें से जितने रिलीजन हैं और जितने रिलीजन के ऊपर ये एक्ट बने हैं, किसी भी एक्ट में सर्वाइविंग स्पाउस सोल बेनिफिशियरी नहीं है। मतलब इनमें से किसी भी एक्ट में जो बचा हुआ है दोनों में से, पति या पत्नी में से, उसको सारी संपत्ति नहीं मिलती अगर विल नहीं है। अगर आप एक हिंदू हैं, बस आप एक हिंदू पुरुष हैं, तो आपके लीगल हेयर कौन है? आपकी मदर, आपकी वाइफ, आपके सारे बच्चे, इनमें बराबर बांट दी जाएगी। तो आपकी एक वाइफ है, एक हस्बैंड है, 2 बच्चे हैं, तो 1/4 मिलेगा वाइफ। अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम्स में अगर बच्चे हैं तो वाइफ को 1/8 वेल्थ मिलती है, 1/8वां हिस्सा मिलता है, और बच्चे नहीं है तो 1/4 मिलता है। क्रिश्चियंस में हस्बैंड या वाइफ दोनों का एक से हिस्सा होता है, और वो है 1/3, और बाकी 2/3 बच्चों को मिल जाता है। तो आपने देखा किसी भी रिलीजन में इंडिया में जो सर्वाइविंग स्पाउस है उसको सारी संपत्ति नहीं जाती अगर विल ना बना हो तो। हाँ, अगर आप विल बना के उनको राइट देते हो तो उनको सारी संपत्ति जा सकती है, एक्सेप्ट मुस्लिम्स। मुस्लिम्स में विल भी 1/3 से ऊपर की नहीं बना सकते आप। अच्छा, बाकी इसमें बना सकते हैं। ठीक है सर। तो मतलब ये बात तो क्लियर होती है कि आप जब तक जिंदा हैं तभी आपको अपनी एस्टेट प्लानिंग करनी है। अपनी विल में लिख कर जाइए कि आपके बाद आपकी संपत्ति किसे और कितनी मिलनी चाहिए। सर, इस हिसाब से अगर किसी कपल के कोई बच्चा नहीं है, उनके लिए जो जीवित पति या पत्नी है उसकी विरासत की सुरक्षा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सर, एस्टेट प्लानिंग में किस तरीके की मेजर चैलेंजेस का लोगों को सामना करना पड़ता है? आप चाइल्डलेस कपल्स की बात कर रहे हैं, जिनके बच्चे नहीं है जी। ठीक। अब जिनके बच्चे नहीं है उनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे उनकी डेथ की नहीं है, मुझे सबसे बड़ा इशू है जब इन दोनों में से एक की डेथ हो जाएगी तो सर्वाइवर का क्या होगा, पहली प्रॉब्लम। दूसरा, अगर इन दोनों में से कोई इनकैपेसिटेटेड हो जाता है, शारीरिक रूप से असमर्थ हो जाता है, या दोनों असमर्थ हो जाते हैं, एक की डेथ हो जाती है, दूसरा शारीरिक रूप से असमर्थ हो जाता है, ऐसी स्थिति में संपत्ति को कंट्रोल कौन करे? वो ज्यादा बड़े चैलेंज है। और उसके लिए आपको स्प्रिंगिंग ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी बनानी पड़ेगी, जिसे कि आप राइट दो सर्वाइविंग स्पाउस को, या जो स्पाउस ठीक है, हेल्दी है, वो संपत्ति को ऑपरेट कर पाए। और दोनों अगर शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो जाए तो आप किसी ट्रस्टेड पर्सन को विद टर्म्स एंड कंडीशन ये राइट दो। ज्यादा बड़ा रिस्क इनकैपेसिटेशन है, शारीरिक असमर्थता है, इन केस ऑफ चाइल्डलेस कपल। दूसरा रिस्क क्या है कि हम दोनों की डेथ के बाद हमारी वेल्थ कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो, क्योंकि आपके बच्चे तो नहीं है, तो समझो नेचुरल प्रोग्रेशन तो नहीं है, नेचुरली तो जाने नहीं वाली। अब आपकी संपत्ति विवाद का कारण बन सकती है आपकी फैमिली के अंदर, और आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप वो विवाद ना छोड़ के जाएं, एक एग्रीमेंट छोड़ के जाएं। और इसमें मैं बार बार कहता हूं, आप प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बनाएं जिसमें कि कपल ही सेटलर है जिसने ट्रस्ट बनाई, कपल ही ट्रस्टी है, आप हस्बैंड और वाइफ ही ट्रस्टी हो, और आप दोनों ही बेनिफिशियरी हो। तो मैंने अपनी ट्रस्ट बनाई जिसे मैं चला रहा हूं अब हम दोनों की बेनिफिट के लिए। हम दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाती है तो बेनिफिशियरी तो एक रहेगा जो बचा हुआ है। ट्रस्टी में अपने साथ एक और व्यक्ति को ऐड कर लूंगा जिसकी ऐड करने की और फायर करने की पावर मेरे पे है, ट्रस्टी की। और उसके बाद हम इंश्योर करेंगे
कि हम दोनों की डेथ के बाद जो ट्रस्ट की संपत्ति है वो कैसे बटेगी। इसका दूसरा फायदा क्या है, हम दोनों में से कोई एक या दोनों किसी तरीके से इनकैप्सिलेट हो जाते हैं तो जो अपॉइंटेड ट्रस्टी है वो उन अकाउंट्स को ऑपरेट कर सकता है और संपत्ति को ऑपरेट कर सकता है और हमारे रहने खाने का, इलाज का पैसा उस ट्रस्ट के द्वारा हमें दे सकता है। तो हर तरीके से चाइल्डलेस कपल्स के लिए प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट कपल्ड विद अ विल एंड अ स्प्रिंगिंग ड्यूरेबल पावर अटॉर्नी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक डॉक्यूमेंट रह जाता है इसमें जिसको हम कहते हैं लिविंग विल, एंड ऑफ लाइफ डिसीजन। अगर आप एक कोमा में चले गए, पैरालिटिक हो गए, मेंटली अनसाउंड हो गए, राइट, सपोज आप कोमा में चले गए और वेंटिलेटर पे हैं, जी। आप 10 दिन से ऊपर वेंटिलेटर पे हैं, ब्रेन डेड हैं, 5% से कम चांस है आपके सर्वाइव करने के, पर डॉक्टर्स आपको आर्टिफिशियली अलाइव रखते हैं। और इसमें रिस्क क्या है? पहला रिस्क है कि आप कितने पेन में, दूसरा रिस्क आपकी वेल्थ स्लोली एक डॉक्टर, नर्सिंग होम और चार्टर्ड अकाउंटेंट, नर्सिंग होम या हॉस्पिटल को चली जाएगी। क्या आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट में कहा, राइट टू डाई विद डिग्निटी इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी इंडियन। इज्जत की मृत्यु हर एक हिंदुस्तानी का संवैधानिक अधिकार है और आप अपना ये अधिकार एनफोर्स कर सकते हो बाय क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट। अगर आप एक दस्तावेज बना लो, जिसे कहते हैं लिविंग विल, जिसके अंदर आप वो कंडीशंस लिख सकते हो जब आप पे लाइफ सपोर्ट हटा लिया जाए। तो मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं 10 दिन से ऊपर वेंटिलेटर पे हूँ, 5% से कम चांस सर्वाइव करने का है, तो वेंटिलेटर बंद कर दीजिए। ये कानूनी रूप से आप निर्देश दे सकते हो। आज चाइल्डलेस कपल्स को ये लिविंग विल जरूर बनानी चाहिए, जिससे कि उनको बिस्तर पे पड़कर सड़ना ना पड़े, वो इज्जत की मृत्यु पा सके। ये सब डॉक्यूमेंट्स एक चाइल्डलेस कपल्स को जरूर बनाने चाहिए।